ओके, पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2.1, फर्स्ट ईयर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आज। वंस मोर टू द लेक। वंस मोर टू द लेक नॉर्थ साइड पर है, इसका नाम है मेन। तो मेन ये स्टेट अपनी झीलों की वजह से बहुत जाना जाता है, इसमें बहुत सारे लेक्स हैं, ठीक है, खूबसूरत से। तो उसमें से किसी एक लेक का सफ़र इन्होंने किया, या वो किया करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें शेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। लिखने वाले जो राइटर हैं, ऑथर, उनका नाम है E.B. वाइट। E.B. वाइट नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। और E.B. वाइट जो है उनका फुल नेम है एल्विन ब्रूक्स वाइट, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है E.B. वाइट। दिस इज एल्विन ब्रूक्स वाइट। एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में पले बढ़े, ठीक है। तो ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, अमेरिकन ऑथर। और अक्सर अमेरिकन ऑथर को ही हम पढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर, फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अंदर। और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने लिखी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। जिनमें सबसे मशहूर इनकी जो स्टोरी है, उन्होंने लिखा स्टुअर्ट लिटिल। स्टुअर्ट लिटिल अगर आपने कार्टून देखा है, स्टुअर्ट लिटिल असल में कार्टून एक मूवी थी जिसमें एक वाइट कलर का एक चूहा था, उसका नाम था स्टुअर्ट लिटिल। बहुत बचपन में, हमने तो अपने बचपन में देखी थी ये मूवी। एक छोटा चूहा था, पालतू चूहा था स्टुअर्ट लिटिल, उसके घर पे वो मतलब और भी लोग रहते थे, फिर उसकी पूरी कहानी थी स्टुअर्ट लिटिल। स्टुअर्ट नाम उस चूहे का नाम, उस माउस का नाम ही स्टुअर्ट था। कार्टून्स भी आते थे इसके, और इसकी मूवी भी एनिमेटेड बनी थी उसके ऊपर, एक बहुत मशहूर हुई थी, बहुत हिट मूवी थी। तो स्टुअर्ट लिटिल जो है ना, इसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया था, ये जिसको स्टोरी थी, वो E.B. वाइट ने लिखी थी। तो एक बड़े राइटर इंग्लिश के, कार्टून इतना बड़ा इसके ऊपर बनाया गया, ठीक है। तो उन्होंने ही लिखा वंस मोर टू द लेक, एक दफ़ा फिर झील की जानिब, एक दफ़ा फिर झील की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18 पर, फर्स्ट पैराग्राफ। वन समर along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine and took us all there for the month of August. एक बार गर्मियों के मौसम में, 1904 का वक्त था, एक बार 1904 में गर्मियों के मौसम में मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने रेंटेड अ कैंप, उन्होंने कैंप, खेमे को रेंट किया, किराए पे लिया, ऑन अ लेक इन मेन, एक झील में जो मेन में था। मेन एक स्टेट है US के अंदर। एंड टुक अस ऑल ऑफ देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और हम सब अगस्त के महीने में वहाँ पर गए। 1904 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, 100 साल से भी पीछे चले जाएं, इतनी पुरानी बात है। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस द वेकेशन वॉज अ सक्सेस, एंड फ्रॉम देन ऑन नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन मेन। सवाए कुछ माइनर, छोटी मोटी, इनकन्वीनियंसेस, परेशानियों के, सवाए कुछ छोटी मोटी परेशानियों के, वो जो वैकेशन था, वो जो छुट्टी थी हमारी, वो जो एक सैर था हमारा, वो एक कामयाब था, वो एक सक्सेस था। और उसके बाद से हम में से किसी ने भी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जैसे वो झील थी मेन के अंदर। जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंध में किंजर लेक है, करली झील है, और बड़ा फेवरेट स्पॉट होता है पिकनिक पर जाने के लिए। अगरचे कराची से बहुत दूर है, लेकिन लोग कहते हैं भाई जो किंजर में जो मज़ा आता है पिकनिक में जाकर, वो काफ़ी और जगहों पर नहीं आता। तो अक्सर लोग कई बार लाइफ टाइम में किंजर लेके जाते हैं, करली झील जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक बार जाते हैं, कुछ लोग 10-10 बार गए हुए होते हैं। तो पसंद आता है भाई। लेक झील जो होती है वो जाहिर सी बात है काफ़ी खुशनुमा इलाका होता है। और ये तो चलो कराची के तो इतनी खूबसूरत, मतलब पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत झील नहीं है, खासतौर पर किंजर लेक, लेकिन जो बाकी अमेरिका, US में, कनाडा में जो झील्स होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। नेचुरल सीन उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो वी रिटर्न समर आफ्टर समर, ऑलवेज ऑन August 1 फॉर 1 मंथ। हम हर गर्मियों के मौसम में वापस आते थे, हमेशा अगस्त के पहले महीने, अगस्त जो है, अगस्त के महीने के पहले तारीख को हम आते थे 1 महीने के लिए। अगस्त का पूरा महीना हम वहाँ पर गुजारते थे, 1 महीना हम वहाँ पर पूरा टूर करते थे। अ फ्यू वीक्स अगो दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग। कुछ हफ्ते पहले ये एहसास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और ज़्यादा मजबूत हो गया। I bought myself a couple of fish hooks and a spinner and returned to the lake where we used to go. Buy की सेकंड फॉर्म about, मैंने ख़रीदा couple of fish hooks, कुछ फिश हुक, चूँकि फिशिंग करने के लिए, फिशिंग भी होती है ना लेक में, फ्रेश वाटर फिश वहाँ पकड़ी जाती है। तो हुक हम किसे कहते हैं? कांटा, जो कांटा नहीं लगा होता है आगे, हुक जिसको हम लोग कहते हैं, फिशिंग रॉड के आगे जो कांटा लगा होता है, वो ख़रीदा। एंड ए स्पिनर, और एक स्पिनर ख़रीदा। स्पिनर वो फिशिंग रॉड को हम लोग कहते हैं ना, उसमें जो स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं, धागा लपटाता है जैसे, उसको स्पिनर कहते हैं, स्पिन करते हैं। तो वो एक मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से हम लोग फिशिंग करते हैं। अगर आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा फिशिंग रॉड आपने। तो
स्पिनर मतलब डोरी हमने ली, एंड रिटर्न टू द लेक, और मैं आ गया उस झील में जहाँ हम जाया करते थे। फॉर अ वीक्स फिशिंग एंड टू रिविजिट ओल्ड प्लेस, एक हफ्ते की माहीगिरी के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, एंड टू रिविजिट ओल्ड प्लेस, और दोबारा से मैं उस पुराने मकाम पर जा सकूँ जहाँ मैं पहले जाया करता था। आई टुक अलॉन्ग माई सन, मैंने अपने बेटे को साथ लिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब ये शुरू में 1904 में जाया करते थे तो उस वक्त ये छोटे थे और उनके अब्बू, उनके वालिद मोहतरम उनको लेकर जाया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ये जाहिर सी बात है मैरिज हो चुके हैं, इनका बेटा है, तो अपने बेटे को उन्होंने साथ लिया है और बेटे के साथ वो गए। Who had never had any fresh water up his nose and who had seen lily pads only from train windows. मैंने अपने बेटे को साथ लिया जिसने कभी फ्रेश वाटर, मीठे पानी को अपने नाक तक, नोज तक उसने नहीं रखा था। मतलब उसने मीठे पानी पर कभी डुबकी नहीं लगाई थी। मतलब खारे पानी में, समंदर में तो डुबकी लगाई थी, लेकिन झील का पानी आपको पता है मीठा होता है, तो मीठे पानी में कभी उसने डुबकी नहीं लगाई थी, कभी उसने वो नाक तक वो कभी उसमें नहीं किया था। और ना ही उसने कभी लिली पैड्स देखे थे। लिली पैड्स मतलब वाटर लिली, लिली पैड्स फ्लावर हैं, वाटर लिली, ये पानियों में उगते हैं। ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज़, सिर्फ ट्रेन के विंडोज़ से उसने उनको देखा था। मतलब रियल में कभी उसने मतलब जाकर नहीं देखा था लेक पर, ट्रेन विंडो से देखा था। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक आई बिगेन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, जब हमारा सफ़र शुरू हुआ, हमारा सफ़र शुरू हुआ झील की जानिब, आई बिगेन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक, तो मुझे ताज्जुब होना शुरू हो गया कि ये कैसा लगता होगा। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मार्ड दिस यूनिक, दिस ब्यूटीफुल स्पॉट, द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, the hills that the sun set behind, the camps and the paths behind the camps. मैंने ताज्जुब किया, I wondered, मैंने ताज्जुब किया कि कैसे वक्त ने मार्ड का मतलब होता है ख़राब कर देना, कैसे वक्त ने ख़राब कर दिया होगा। ओके, सो I began to wonder, अच्छा, I wondered how time would have marred this unique, this beautiful spot. मैंने ताज्जुब किया कि किस तरह से वक्त ने मार्ड मतलब ख़राब कर देना, ख़राब कर दिया होगा इस यूनिक, इस अलग थलग ब्यूटीफुल स्पॉट, इस खूबसूरत जगह को। द शेल्टर्ड बे, शेल्टर्ड मतलब ढका हुआ, छुपा हुआ, बे मतलब साहिल, एंड स्ट्रीम्स और चश्मे। द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, तो वो पहाड़ जिसके पीछे जाकर सूरज छुपता था। द कैंप्स एंड द पास बिहाइंड द कैंप, वो कैंप, वो खेमे, एंड द पाथ बिहाइंड द कैंप्स, और वो रास्ता जो खेमे से पीछे निकलता था। मतलब मैंने सोचा कि यार किस तरह से मैं कितने सालों के बाद वापस जा रहा हूँ। मतलब मैं कभी अपने अब्बू के साथ जाया करता था और अब अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, कितने वक्तों के बाद मैं जा रहा हूँ, और पता नहीं कितना ज़्यादा वक्त ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया गया होगा, बुरा कर दिया होगा। आई वॉज श्योर दैट द टार्ड रोड वुड हैव फाउंड इट आउट एंड आई वंडर्ड इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डिसोलेटेड। मुझे यकीन था दैट द टार्ड रोड, टार्ड मतलब डामर, टार कहता है डामर को, डामर वाली सड़क वुड हैव फाउंड इट आउट, कि वो उखड़ चुकी होगी, डामर उखड़ चुका होगा अपने रास्तों से जैसा नॉर्मली होता है। एंड आई वंडर्ड, और मैंने ताज्जुब किया, इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डिसोलेटेड, कि किस तरह से वो चीज़, वो जगह तबाह हो चुकी होगी। मतलब जहाँ पर मैं बचपन में जाया करता तब शायद वैसी ना रहे। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक that once you allowed your mind to return into the grooves which lead back. ये अजीब है, it is strange, ये अजीब है, कितना ज़्यादा आप याद रखते हैं उन जगहों को जिसने कभी आपके जहन को इजाज़त दी थी to return into the grooves. ग्रूव कहते हैं रास्ता, मतलब पतला रास्ता, तंग रास्ता, ग्रूव कहा जाता है, which lead back, जो वापस लौट कर जाता है। You remember one thing and that suddenly reminds you another thing. आप एक चीज़ याद करते हैं और उस एक चीज़ को याद करते हुए आप अचानक से दूसरी चीज़ याद करना शुरू कर देते हैं उस जगह के बारे में। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन द लेक वॉज कूल एंड मोशनलेस, रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लंबर इट वॉज मेड ऑफ एंड ऑफ द वेट वुड्स हुज सेंट एंटर्ड थ्रू द स्क्रीन। मुझे याद है, शायद मुझे याद है बिल्कुल क्लियरेस्ट, बिल्कुल सफाई के साथ वो तमाम सुबह सवेरे, वो तमाम जल्दी सुबह मुझे याद है, अर्ली मॉर्निंग्स मुझे याद है जब झील ठंडी हुआ करती थी और मोशनलेस और बड़ी साकिन हुआ करती थी। मुझे याद है किस तरह से बेडरूम से जो है वो लंबर मतलब होते हैं वुड, लकड़ी को लंबर कहते हैं, किस तरह लंबर की या
लंबर मतलब होता है असल में दैट इज वुड, लकड़ी को लंबर जैक वुड कटर को कहा जाता है तभी के स्मेल ऑफ द लंबर, कि वो जो लकड़ी है उसकी स्मेल मुझे आया करती थी बेडरूम की। इट वॉज मेड ऑफ, जिससे वो बना था, एंड ऑफ द वेट वुड्स, वुड्स मतलब यहाँ जंगलात, तो वो गीले जंगलात, हुज सेंट एंटर्ड थ्रू द स्क्रीन, जिसकी सेंट, जिसकी खुशबू आती थी स्क्रीन को पार करके, दीवारों को पार करके कमरे में। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स। कैंप का जो पार्टीशन था, कैंप की जो तकसीम थी, जो पार्टीशन थी कैंप में, वो थिन थी, पतली थी, बारीक थी, एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, और कमरे के ऊपर तक नहीं जाती थी। मतलब अलग अलग पोर्शंस बनाए गए थे कैंप्स के अंदर, तो उसमें जो पार्टीशन बनाया गया था तो वो बिल्कुल छत तक नहीं जाता था, आधा तक रहता था पार्टीशन, और वो बारीक सा था, ठीक है, पार्टीशन थिन था। एंड एज आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अप, और अक्सर, और मैं हमेशा पहले उठा करता था, सुबह सबसे पहले। आई वुड ड्रेस सॉफ्टली सो एज नॉट टू वेक द अदर्स, मैं बड़े धीमे से, बड़े आहिस्तगी से मैं अपने लिबास तब्दील करता था ताकि कोई और उठ ना जाए। एंड स्नीक आउट इनटू द स्वीट आउटडोर्स, स्नीक आउट, दबे कदमों, दबे पाँव बाहर निकलना, और मैं दबे पाँव बाहर निकल जाता था इनटू द स्वीट आउटडोर्स, बाहर वो मीठी मीठी खुशबू जो फैली हुई थी जंगलात में उसमें। एंड स्टार्ट आउट इन द कैनो, और मैं शुरू करता था अपना कैनो, कैनो कहते हैं नाव को, नाव होता है ना चप्पू वाली कश्ती जिसको हम लोग कहते हैं, कैनो, नाव को मैं अपने शुरू करता था। कीपिंग क्लोज अलॉन्ग द शोर, साहिल के साथ साथ नाव को मैं चलाता था। इन द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन्स, पाइन्स कहते हैं नारियल का दरख्त, पाइन नारियल का दरख्त, नारियल के दरख्तों के छाँव में मैं कश्ती को अपने चलाते रहता था। मतलब मुझे याद था अपना ये बचपन। द लेक हैड नेवर बीन वॉट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक, ये झील कभी ऐसी नहीं थी जिसको आप एक जंगली झील कहेंगे। वाइल्ड लेक से मुराद क्या होता है? जंगल की झील। जंगल में जो झील होती है ना, उसमें ऐसा कभी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि झील के चारों तरफ जंगलात ही जंगलात होते हैं, वो मतलब जानवर वगैरह उससे आकर पी रहे होते हैं, उतना खूबसूरत नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल ज़्यादा वाइल्ड टाइप का लगता है वो। लेकिन ये ऐसा नहीं था, जंगली झील नहीं थी कोई। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स एंड इट वॉज फार्मिंग इन ऑल्दो द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड। वहाँ कॉटेजेस थे, कॉटेजेस मतलब झोपड़ियाँ थी, स्प्रिंकल्ड बिखरी हुई थी अराउंड द शोर्स, साहिल के साथ साथ। एंड इट वॉज इन फार्मिंग ऑल्दो द शोर्स ऑफ द लेक्स वर क्वाइट हैवीली वुडेड, और ये फार्मिंग में थे। एंड इट वॉज इन फार्मिंग, और ये फार्म हाउस की तरह थे, अगरचे इस झील के जो किनारा था उसमें काफ़ी ज़्यादा जंगलात भी थे, हैवीली वुडेड, काफ़ी जंगलात थी यहाँ पर। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर, कुछ कॉटेजेस, कुछ जो झोपड़ियाँ थी उनके मालिक कौन थे? आस पड़ोस के किसान। एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस, और आप रह सकते थे इस झील के किनारे इन फार्म हाउस में, और खाना भी खा सकते थे यहाँ पर। मतलब उसको रेंट में, जैसे फार्म हाउस को रेंट में करते हैं, हम रेंट में ले सकते थे उसको। दैट्स व्हाट आवर फैमिली डिड, हमारी घराना, हमारी फैमिली भी, हमारे अब्बू भी यही क्या करते थे, वो जाकर एक फार्म हाउस रेंट में ले लेते थे वहाँ पर। आई वॉज राइट अबाउट द टार, मैं ठीक था टार के बारे में, टार मतलब डामर के बारे में मैं ठीक कह रहा था। इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, मतलब साहिल समंदर में आधे मील तक ये गई हुई थी। व्हेन आई गॉट बैक देयर विथ माई बॉय, जब अपने बेटे के साथ जब मैं वहाँ पर पहुँचा, एंड वी सेटल्ड इनटू अ कैंप नियर अ फार्म हाउस, और फार्म हाउस के करीब ये खेमे में जब हम ठहरे वहाँ पर, एंड इनटू द काइंड ऑफ समर टाइम आई हैड नोन, और जैसे गर्मियों का मौसम में पहले हम वहाँ पर रहते थे, जो मुझे याद है, आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीटी मच विद द सेम एज इट हैड बीन बिफोर। मतलब टार के बारे में तो ठीक था, टार अक्सर जगहों पर उखड़ चुकी थी, डामर वगैरह, लेकिन जहाँ तक बात है कैंप की, फार्म हाउस की बात है, तो आई कुड टेल, मैं कह सकता हूँ, दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीटी मच एज द सेम एज इट हैड बीन बिफोर, कि जैसे ये पहले था ना हमारे बचपन के दौर में, आज भी लगभग प्रीटी मच सेम, लगभग ये बिल्कुल वैसा ही था आज भी, ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी इसके अंदर, ठीक है, सेम वैसे ही था। आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन दैट ही वॉज आई, and therefore by simple transposition that I was my father, I began to sustain बरकरार रखना, sustain बरकरार रखना। illusion मतलब होता है गुमान, ख्याल, धोखा भी कह सकते हैं illusion को। मैंने वो गुमान बरकरार रखा that he was I, कि वो मैं हूँ, he was I मतलब मेरा बेटा जो है ना वो मैं हूँ। and therefore by simple transposition, और इसी इस मफरूज़े की बुनियाद पर, ट्रांसपोजिशन मतलब होता है मफरूज़ा, फलसफात पर, दैट आई वॉज माई फादर, मैं अपना वालिद हूँ। मतलब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मेरा बेटा है वो असल में मैं हूँ माजी का, और जो मैं हूँ वो असल में मेरे फादर है। मतलब जो बिल्कुल ऐसा हो रहा था, कभी मेरे अब्बू मुझे लेकर जाया करते थे
लेक में, तो आज मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर। तो बिल्कुल मुझे मतलब मैं रिकॉल करना शुरू कर दिया अपनी मेमोरीज़ को, पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा करना शुरू कर दिया। दिस सेंसेशन परसिस्टेड, kept cropping up all the time we were there। ये एहसास persisted, मौजूद था, ये सेंसेशन, ये एहसास persisted, ये एहसास मौजूद था, kept cropping up all the time we were there। हमारे साथ वो मौजूद था जब तक हम यहाँ पर थे, ये एहसास मेरे साथ हमेशा रहा। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग, ये बिल्कुल एक नया एहसास नहीं था, बट इन दिस सेटिंग इट ग्रीव मच स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस सेटिंग में, मतलब इस जगह पर, इस मकाम पर यह एहसास और बढ़ गया। मतलब इस जगह की याद तो मुझे अपने घर पे भी आती थी, मेरे वालिद की, शायद वो इंतकाल फरमा गए, मतलब मेरे वालिद की याद और जब वो हमारे साथ थे वो याद तो मुझे घर पे भी आती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये एहसास और बढ़ गया, चूँकि सेटिंग वहाँ पर हो गई ना पूरी। अब क्या है, कहते हैं कि मतलब ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, जो कुछ जाकर वो लेक में जाकर देख रहे हैं। अच्छा, आई सीम टू बी लिविंग इन अ डुअल एग्जिस्टेंस। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जी रहा था डुअल एग्जिस्टेंस, दोहरी वजूद के साथ। डुअल एग्जिस्टेंस मतलब दोहरी वजूद। ऐसा लग रहा था कि मेरे दो वजूद हैं, एक वजूद नहीं है, डुअल एग्जिस्टेंस है मेरी, कि मैं दो वजूद रखता हूँ, दो एग्जिस्टेंस रखता हूँ। एक तो उधेड़ उम्र का इंसान, एक जवान इंसान जो एक बेटे का बाप है, और एक वो इंसान जो एक छोटा बच्चा था जो अपने बाप के साथ आया करता था। मेरे डुअल एक्सटेंसेंस हो गई थी, मतलब मैं अपने आप को दो तरह से फील कर रहा था कि यहाँ पर भाई वो बच्चा मौजूद है जो अपने वालिद के साथ कभी आया करता था। आई वुड बी इन द मिडिल ऑफ सम सिंपल एक्ट। I would be picking up a bed box or laying down a table fork, or I would be saying something and suddenly it would be not I but my father who was saying the words or making the gesture। अच्छा, कह रहे हैं कि I would be in the middle of some simple act, मैं कोई एक सादा सा काम करने के बीच में था शायद। I would be picking up a bed box, मैं शायद उठा रहा था एक बेट बॉक्स। बेट बॉक्स कीड़ों का डब्बा, बेट कहते हैं कीड़े को, बेट होता है ना जो आपने देखा होगा, बेट लगाते हैं हुक के साथ, जब मछली पकड़नी होती है ना तो कीड़ा एक वॉर्म टाइप का जो है ना, वॉर्म को फंसाते हैं उसमें, तो वो फिर उसके बाद उसको डालते हैं तो मछलियाँ उसकी तरफ आती हैं, फिर खींच लेता है, तो उसको बेट कहा जाता है। तो बेट कहते हैं, बेट असल में कीड़े वगैरह होते हैं। तो मैंने उसमें एक डब्बा भी होता है, उसमें आपने देखा होगा कार्टून में डब्बा खोलते हैं तो उसके अंदर से बेट, फिर कीड़े वीड़े उसमें लगे होते हैं, बहुत सारे रखे होते हैं, तो कोई एक निकाल के फिर हुक में लगाते हैं, टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा, फिर उसको फिशिंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता था कि शायद मैं कीड़े का डब्बा उठा रहा हूँ और लेइंग डाउन अ टेबल फॉर्क, या टेबल फॉर्क मतलब फॉर्क होता है कांटा, या मैं टेबल फॉर्क को वो रख रहा हूँ, सादा सा काम। और आई वुड बी सेइंग समथिंग, या मैं कुछ कह रहा हूँ, एंड सडनली और अचानक से इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर हु वाज सेइंग द वर्ड्स, कि ये मैं नहीं था बल्कि मेरे वालिद थे जो ये अल्फाज कह रहे थे, और मेकिंग द जेस्चर तासुरात, और ये तासुरात वो दे रहे थे। जिस तरह मैं अपने बेटे के साथ कर रहा था ना, कि मैं देखता था कि भाई मैं अपने बेटे के लिए क्या कर रहा था, मैं बेट बॉक्स खोल रहा था, फॉर्क लग रहा था, फिर मुझे याद आता है कि मेरे वालिद भी कभी मेरे लिए ऐसा ही किया करते थे कि वो बेट बॉक्स खोलते थे, फॉर्क रखते थे और मुझे कुछ बातें बताते थे, और वही बातें मैं अपने बेटे को बता रहा हूँ। मतलब वो पूरी रिकॉर्ड हो रहा है, रिवाइंड हो रही है सारी चीज़ें जो मेरे वालिद के साथ होती थी। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन, क्रीपी अजीब, ये मुझे अजीब सा एहसास हुआ इसको ना, कि बिल्कुल जैसे डी जावो जिसको हम लोग नहीं कहते हैं, डी जावो असल में एक वो वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है डी जावो। तो डी जावो में क्या होता है कि आपको कभी कभार फील होता है ना कि यार ये चीज़ पहले भी कभी हो चुकी है ना, सेंसेशन होता है, डी जावो सेंसेशन कहते हैं। वो सेकंडों के लिए होती है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए होती है। आप एक चीज़ देखते हो और आपको लगता है यार कभी ना कभी इस चीज़ को मैंने देखा है इससे पहले, ख्वाब में या कहीं ना कहीं, और आपको पता है अगले 2 सेकंड बाद क्या होने वाला है ये भी पता होता है, और अजीब सा क्रीपी सेंसेशन होता है ना, खौफ सा एहसास होता है यार ये क्या हो रहा है, फिर वो खत्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। हर इंसान के साथ होता है, इसको डीजावू कहते हैं इसको। अब इसकी साइंस इसके पीछे को एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि ऐसा क्यों होता है। हिंदू लोग कहते हैं ये पिछले जन्म पुनर्जन्म वाली बात है, कि पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसा हुआ था तो दोबारा हो रहा है तो इसलिए उसको ये फीलिंग आ रही। हिंदू लोग इससे ये जन्म जन्म का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, लेकिन साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं करता। डीजावू कॉन्सेप्ट जो है, डीजावू लिखा होता है कभी उसके ऊपर DEJA लिखा होता है, फिर VU अलग से लिखा होता है, और ए के ऊपर कट भी लगा होता है, मतलब फ्रेंच की तरह डीजावू। तो अक्सर सुना होगा ये वर्ड बड़ा मशहूर है डीजावू का। तो ये होता है अक्सर लोगों के साथ, आप में सर किसी के साथ होता है ये, और इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता होता है कि यार क्या होने वाला आगे जाकर, कि यार ऐसी चीज़ मैं कभी लिख रहा था, इस तरह से एक चीज़ लिखी हुई पहले भी मुझे कहीं दिखी थी, एग्जैक्ट सेम, ठीक है, और आगे क्या लिखने वाला ये भी मुझे पता था कि यही लिखना था आगे जाकर। लेकिन ये सेकंड की बात होती है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड खत्म। तो ये क्रीपी सेंसेशन होती है, बड़ी अजीब सा एहसास होता है, डर लगता है कभी कभार इस चीज़ से, यार ये क्या हो रहा है ना, खौफ का, और एक थरथरी सी लगती है, गुदगुदी सी लगती है पूरी बॉडी में उसको जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो वो उसको क्रीपी सेंसेशन कहते हैं।
किसी के साथ होगा तो आपको फील, अगर नहीं हुआ तो कहीं फंस जाते तभी ये सब आता है, इस तरह की चीज़ें आती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी चीज़। अब आपका जहन अजीब सा फील भी कर रहा होता है उस चीज़ को ना कि यार ये चीज़ हुई है, वो हफ्ते भर में एक बार, महीने में एक बार ऐसा हो जाता है कभी ना कभी, है ना। और बड़ा अजीब सा और अच्छा मज़ा भी आता है उसको थोड़ा सा कि यार ये तो बेहतरीन हो गया, ये तो मुझे पता था ऐसे ही होने वाला था आगे जाकर ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो क्रीपी सेंसेशन। अच्छा, नेक्स्ट डे वी वेंट फिशिंग आफ्टर द फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग। पहले सुबह क्या हुआ कि हम लोग मछली पकड़ने गए, तो फिशिंग के लिए जाया करते थे लेक में, फ्रेश वाटर फिश कैच की जाती हैं जो बड़ी टेस्टी होती हैं, फ्रेश वाटर फिश, मीठे पानी की मछलियाँ। आई फेल्ट द सेम डैम्प मॉस कवरिंग द वॉर्म्स इन द बेड कैन। मैंने महसूस किया द सेम डैम्प मॉस, मॉस कहते हैं काई को, डैम्प मॉस, मॉस मतलब होता है काई। काई देखा हो ना, ग्रीन कलर का जो है ना, पाइपों में लग जाता है इस तरह से, मिट्टी के ऊपर भी काई जमा हो जाती है, पुरानी चीज़ को रखी हो तो उसके ऊपर भी काई लग जाती है। तो मैंने देखा कि वही सेम डैम्प मॉस, वही काई कवरिंग द वर्म्स इन द बेड कैन, जो बेड का डब्बा था उसमें जो वर्म्स को कीड़ों के ऊपर वही काई लगी हुई थी। एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई रॉड। और मैंने देखा कि ड्रैगन फ्लाई जो है ना, हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, जो नहीं होता, जो कीड़ा होता है, जो हेलीकॉप्टर हम लोग बोलते हैं उसको, वो ड्रैगन फ्लाई होता है, वो उड़ रहा होता है। अब तो बहुत कम हो गए, पहले बहुत आते थे, बड़े बड़े पर होते थे उसके, कमरे में आगे कभी छत में इधर उधर घूमते रहे, फिर निकल जाए। तो मैंने देखा ड्रैगन फ्लाई अलाइट, अलाइट मतलब बैठना, जो बैठा हुआ था ऑन द टिप ऑफ माई रॉड, मेरे फिशिंग रॉड के टिप पर, उसके किनारे पर। एंड एज इट होवर्ड अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, जब मैंने उसको पानी के सरफेस से कुछ होवर किया, ऊपर किया जब मैंने उसको कुछ इंचेस, तो वो जाकर मेरे फिशिंग रॉड पर बैठ गया जाकर। It was the arrival of this fly that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been. और इसी फ्लाई, इसी ड्रैगन फ्लाई की आमद, उसके अराइवल की वजह से, दैट कन्विंस्ड, इससे मैं मजबूर हो गया, इसने मुझे कन्विंस कर लिया बियॉन्ड एनी डाउट, बिना किसी शक के, दैट एवरीथिंग वाज एज इट ऑलवेज हैड बीन, कि हर चीज़ वैसे ही है जैसे पहले कभी थी। दैट द एयर्स वर अ मिरेज, मिरेज कहते हैं शराब, आंखों का धोखा, शराब, शराब कहता है आंखों का धोखा, कि जो कुछ हो रहा है, दैट द एयर्स वर अ मिरेज, और जो ये एयर्स हैं, ये जो साल हैं, ये जैसे एक शराब हैं, एंड देयर हैड बीन नो एयर्स, और जैसे कोई साल गुजरा ही नहीं है। मतलब मुझे देख कर लग रहा है जैसे जो साल गुजरे हैं जैसे एक धोखा है आंखों का, और वक्त थम सा गया है और वक्त आगे बढ़ा ही नहीं। जैसे मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर आया करता था तो ये वक्त वहीं पर रुक गया, और ऐसा लग रहा है आगे वक्त बढ़ा ही नहीं इन तमाम नज़ारों को देखने के बाद। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, छोटी छोटी पानी की लहरें बिल्कुल वैसे ही थी। चेकिंग द रो बोट अंडर द चिन एज वी फिश्ड एट एंकर। चेकिंग, चेकिंग मतलब होता है उछालना, चेकिंग उछालना। रो बोट वही रो जो करते हैं ना बोट को, चप्पू वाली कश्ती, वो चप्पू वाले छोटी कश्ती को हमारे उछाल रही थी, मतलब जब लहरें आती थी कश्ती थोड़ी ऊपर हो जाती है, उछल जा रही थी। एज वे फिश्ड एट एंकर, एंकर मैंने आपको बताया था, एक तो एंकर होता है एंकर पर्सन वाला एंकर, और एक एंकर लंगर को भी कहते हैं ना, लंगर अंदाज होना कश्ती का बताते हैं ना, वो जो पॉपो द सेलर मैन वाला जो होता है उसमें वो नीचे वो कश्ती, तो वो एंकर जब हमने रोका हुआ था एक कश्ती को, तो वहाँ पर वो कश्ती ऊपर नीचे हो रही थी, जब छील जब आती थी, जब लहर आते थे तो फिर ऊपर नीचे होती थी वो। एंड द बोट वॉज द सेम बोट, और वो कश्ती भी वही कश्ती थी जो हम पहले यूज़ करते थे। द सेम ग्रीन कलर एंड द रिप्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस, सेम हरे रंग की वो कश्ती थी, सेम कलर ग्रीन, एंड द रिप्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस। रिप्स कहते हैं ढांचा, वैसे रिप्स कहते हैं पसली को, रिप केज। अच्छा, जब कश्ती बनाई जाती है आपको पता है ढांचा बनाया जाता है उसका, मतलब पसली जैसा है ना, उसको भी इस तरह से ना पहले उसकी लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ढांचा बनाते उसके बाद फिर पूरी उसके ऊपर पट्टे लगाए जाते हैं, शीट लगाए, पलंग की तरह बिल्कुल जैसे करते हैं। कश्ती बनते हुए आपने देखा होगा तो आपको पता है किस तरह बनती है, तो उसको रिप्स कहा जाता है। वो टूट भी जाती हैं अक्सर, तो रिप्स जो है ना वो कुछ जगहों से, वो जो ढांचा उसका था वो टूटा हुआ था कुछ जगहों से। एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड द सेम फ्रेश वाटर लिविंग्स एंड डेब्रिस। और फ्लोर बोर्ड्स मतलब जिसमें बैठते हैं ना उसके नीचे का इलाका, नीचे की जगह, फ्लोर बोर्ड फर्श की जगह, उसमें सेम फ्रेश वाटर लिविंग्स, वही मीठे पानी जमा हुआ वहाँ पर था। एंड डेब्रिस टूटा हुआ टुकड़ा, डेब्रिस टूटे फूटे टुकड़े वो कहते हैं, वो वहीं पर मौजूद था। वी कॉट 2 फिश, हमने 2 मछलियाँ पकड़ी वहाँ पे। When we got back for a swim before lunch, the lake was exactly where we had left it. When we got back for a swim before lunch, जब हम वापस लौटे तैरने के लिए खाने से पहले, the lake was exactly where we had left it.
तो झील वहाँ पर ही था जहाँ पर हम उसको छोड़ कर गए थे। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, मतलब वो डॉक से सेम नंबर ऑफ इंचेस पर था। मतलब डॉक कहते हैं बंदरगाह, हम किनारा कह सकते हैं, किनारा डॉक कहलाता है। तो फिर उसके आपने देखा होगा अक्सर कि वो लकड़ी के डॉक बना होता है, लकड़ी का एरिया लंबा आगे जा रहा होता है, उसके बाद रुक जाता है, आगे जाकर फिर समंदर होता है ना। फिर वो फिल्मों में दिखाते हैं, मूवीज़ में चलते हैं वो किनारे तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लकड़ी का बना होता है, ऊंचा सा होता है वो, थोड़ा डॉक कहते हैं उसको। तो डॉक से उतने ही सेम नंबर ऑफ इंचेस पर वो साहिल मौजूद था। एंड देयर वाज ओनली द मेरेस्ट सजेशन ऑफ अ ब्रीज। मेरेस्ट मतलब हल्की सी, ब्रीज कहते हैं हवा, हल्की ठंडी हवा को कहा जाता है ब्रीज, और सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर। दिस सीम्ड एन अटरली एनचेंटेड सी, एनचेंटेड दिल लुभाने वाला, ये बिल्कुल एक दिल लुभाने वाला समंदर था। दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड कम बैक टू एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टेड। ये लेक, दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स, इस झील को आप छोड़ सकते थे कुछ घंटों के लिए, एंड कम बैक टू, और वापस आएँ टू फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टेड, स्टेड मतलब हिलना, और वापस आकर आप देखें हिला भी नहीं है ये, मतलब इतने सालों के बाद इसमें तब्दीली भी नहीं आई है। दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर, ये कॉन्स्टेंट है, मुस्तकिल है, कॉन्स्टेंट मतलब तो तब्दील ना हो, ये लेक कॉन्स्टेंट है। एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर, ट्रस्ट वर्दी जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके, और ये ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर है, हम इसका भरोसा कर सकते हैं कि ये तब्दील नहीं होगा, इसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, कि आज भी वैसे ही जैसे पहले था। अ स्कूल ऑफ फिश स्वयं बॉय, स्कूल ऑफ फिश, अच्छा स्कूल ऑफ फिश मतलब मछलियों का स्कूल, मछलियों का स्कूल तो होता है नहीं, स्कूल इज एक्चुअली कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है, जैसे होता है ना पैक ऑफ वुल्व्स, प्राइड ऑफ लायंस, है ना, बंच ऑफ कीस बोलते हैं ना हम लोग उसमें, जैसे हर एक जानवर के लिए अलग अलग कहते हैं ना भाई, जैसे मसला होता है बहुत सारे शेर एक जगह से जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्राइड, अब प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ लायंस। इस तरह वुल्फ्स, भेड़िए जा रहे हैं तो बचपन में आपने पढ़ा होगा पैक ऑफ वुल्फ्स, तो पैक कहा जाता है, पैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वुल्फ्स, का पैक ऑफ वुल्फ्स। इस तरह से शीप है, भेड़ें, अब भेड़ें बहुत सारी जा रही हैं तो हम कहते हैं फ्लॉक, अब फ्लॉक ऑफ शीप्स, रेवड़, भेड़ों का रेवड़, तो फ्लॉक का मतलब होता है बहुत सारी भेड़ें, समझ गए इस तरह। तो ये जो फ्लॉक हो गया, जो पैक है, ये जो प्राइड है, इस तरह से कव्वे, क्रो, कव्वे बहुत सारे एक जगह बैठे हैं, उसको बोलते हैं मर्डर, मर्डर, मर्डर ऑफ क्रोस, क्या मर्डर ऑफ क्रोज इज सिटिंग ऑन द वायर्स। तो मर्डर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कव्वे जमा ही होते हैं किसी कव्वे की मौत पर, हम लोग बोलते हैं जनाजा या फिर बारात में आए हुए, कोई लोग ये बोलते हैं, कोई बोलते हैं जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए सारे, एक कव्वा मरा पड़ा हो तो सब कहाँ बैठ के कर रहे होते हैं, सब बोलते हैं जनाजे में आए हुए, बोलते हैं ना ऐसे, छोटे में हम लोग बोलते थे ऐसे। तो ये चीज़ ये है कि वो मर्डर इसलिए कहते थे, मर्डर ऑफ क्रोस, क्योंकि अक्सर जब मर जाते हैं कव्वा तो इतने सारे कव्वे साथ में जमा हो जाते हैं। इसी तरह से उल्लू, ओल, अब उल्लू जब बहुत सारे एक जगह पर, अगर बहुत सारे उल्लू एक जगह पर जमा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, सही कह रहा हूँ मैं अगर आपने पढ़ा है तो, पार्लियामेंट ऑफ ओल लिखा होता है। तो पार्लियामेंट मतलब बहुत सारे उल्लू एक जगह पर बैठे हो तो पार्लियामेंट कहलाते हैं वो। अच्छा ये रियल है, आप जाकर इंटरनेट पर सर्च करो, मैं को मजाक नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, जैसे ये सब रियल बता रहा हूँ, ये भी रियल बता रहा हूँ, पार्लियामेंट ऑफ ओल। अच्छा चूँकि उल्लू हमारे यहाँ जाए, उल्लू क्या कहा जाता है, उल्लू हमारे यहाँ समझा जाता है बहुत नालायक बेवकूफ़ है, लेकिन अंग्रेज़ वगैरह ना उल्लू को, ओल को बहुत ज़्यादा बुर्दबार, दानिशमंद, मतलब बहुत ज़्यादा वाइस कंसिडर करते हैं, अकलमंद। आपने देखा होगा कार्टून्स में ना उल्लू को एक चश्मा पहना के ना एक ग्रेजुएशन वाले टोपी लगा के किताब पोटी से बढ़ा के पढ़ा देते हैं, और कार्टून में दिखाते थे कोई मशवरा लेने जाता तो उल्लू के पास जाते हैं, वही फैसला करते वही मशवरा देता है, कार्टून्स में दिखाते हैं। तो अंग्रेज़ वगैरह उल्लू को क्या करते हैं, ओल को कंसिडर करते हैं वाइस, और हमारे उल्लू को पट्टा बोलते हैं, कोई बहुत बेवकूफ़ होता है, वो तो उल्लू है ये तो, मतलब फ़र्क है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर। जिस तरह हम लोग गधे को बोलते हैं बेवकूफ़ तो गधा है, और वो लोग डंकी को बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, वो लोग डंकी को समझते हैं कि डंकी हार्ड वर्किंग की निशानी है, हम लोग बोलते हैं डंकी बेवकूफ़ी की निशानी है, जो कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है। जबकि वहाँ नहीं, वहाँ डंकी उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, एक का निशान एलिफेंट, एक का निशान डंकी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, अगर आपको पता है 2 पार्टीज होती हैं यूएस के अंदर, एक का निशान हाथी होता है, एक का निशान गधा होता है। तो वो गधा कौन रखता है निशान अपना, लेकिन वो क्या है, उनके यहाँ कोई बुरा फील भी नहीं करते क्योंकि वो हार्ड वर्किंग की निशानी है ना, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही बता रहा था कि स्कूल ऑफ फिश, अगर बहुत सारी मछलियाँ एक साथ कभी होती है ना, मछली बहुत सारी एक साथ जा रही होती है, देखा होगा आपने वीडियोस में, 1000 मछलियाँ एक साथ, तो उसको स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ वो फिश है। स्कूल ऑफ शिप, स्कूल ऑफ फिश स्वयं बाय,
मतलब ईच फिश विथ इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शैडो डबलिंग द अटेंडेंस सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट। बहुत सारी मछलियाँ वो तैरते हुए जा रही थी, स्विम के सेकंड फॉर्म स्वयं तैरते हुए जा रही थी। हर ईच फिश विथ इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शैडो, हर एक मछली का छोटा शैडो बन रहा था। नीचे जाहिर सी बात है शैडो बनेगा, झील में शैडो बन रहा था उसका इनफरादी। डबलिंग द अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब जो उस वक्त जो अटेंडेंस जो हाजिर थे जितनी मछलियाँ वो डबल हो जा रही थी। जैसे 100 मछलियाँ हैं तो 100 शैडो बन रहे तो 200 हो जा रहे, तो अटेंडेंस उनकी डबल हो जा रही थी इसकी वजह से। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, और बहुत साफ और बहुत शफाफ बहुत शार्प इमेज दिखाई दे रही थी उनके सनलाइट में। अब आपको पता है बच्चों की पहली बात तो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, जो झील में जो मछलियाँ होती हैं ना वो शार्क और वेल की इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। फ्रेश वाटर फिश यूजुअली स्मॉल होती हैं बट टेस्टी बहुत होती है, छोटी मछलियाँ होती हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको झील में नहीं मिलेंगी, वो समंदर में मिलेंगी। और समंदर का पानी भी आपको पता है बिल्कुल क्लियर होता है। सॉरी समंदर कह रहा हूँ, झील का पानी बहुत क्लियर होते हैं। कभी आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में बिल्कुल पत्थर वगैरह वो भी दिख रहे होते हैं नीचे। तो वो जो मछलियाँ जो जा रही होती है ना, मछलियाँ भी दिख रही होती है ना, शेडो भी दिख रहा होता है उनके नीचे बनता हुआ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो शेडो उनका दिखाई दे रहा था, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग अलॉन्ग द शोर, और भी कुछ जो कैंपर्स थे और हमारे साथ और कैंपर्स थे वो भी स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे अलॉन्ग द शोर, साहिल के साथ साथ। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, केक ऑफ सोप मतलब भाई साबुन कह सकते हैं, उनमें से के पास साबुन था मतलब सोप था तो वो नहा भी रहा था। एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, और जो पानी था वो थिन था, थिन मतलब पतला था। पानी जितना थिन होता है ना, जितना थिन पानी होगा उतना ज़्यादा वो प्योर वाटर है, और जितना थिक पानी वो गाढ़ा होगा ना उसका मतलब कि वो पानी में उतनी गंदगी है। इसलिए शुरू में जब आप पानी जैसे स्विमिंग पूल है ना, शुरू में आप छलांग जब मारेंगे पानी में तो वो पानी थिन लगेगा। शाम के टाइम में तो 3-4-5 घंटे के बाद वो थोड़ा थिक सा होना शुरू हो जाएगा पानी, स्विमिंग पूल का पानी, क्योंकि वो गंदा होना शुरू हो जाता है। तो थिन वाटर की निशानी क्या होती है, पतला जो पानी होता है ना, थिन जो होता है, तो वो क्या होगा भाई वो क्लियर होता है। तो पानी महसूस हो रहा था थिन एंड क्लियर, थिन मतलब पतला और क्लियर और शफाफ, एंड इनसब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल गैर हकीकी, जैसे हकीकत की दुनिया से बाहर का हो, मतलब बिल्कुल अलग सा बिल्कुल आपको लग रहा था। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, वहाँ पर पीस सकून था, एंड गुडनेस अच्छाई थी, एंड जॉलिटी और खुशियाँ थी हर जानिब। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस, सिर्फ एक वाहिद चीज़ जो अब ख़राब हो चुकी थी, जो गलत थी यहाँ पर, एक चीज़ जो मुझे गलत दिखी यहाँ पर, वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस, वो जगह मौजूद शोर था। एन अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स, एक अनफेमिलियर मतलब जिससे हम फैमिलियर ना हो, नर्वस साउंड एक बड़ा परेशान करने वाली आवाज़ ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स, बाहरी मोटर्स की, मतलब कश्तियों के ऊपर जो मोटर लगा होता है ना, कश्तियों के ऊपर जो मोटर लगा होता है उन मोटर्स की, आउटबोर्ड मोटर्स उनको कहा जाता है, उन मोटर्स की आवाज़ वो बड़ी परेशान करने वाली थी, नॉइस पॉल्यूशन मतलब। दिस वॉज द नोट दैट चार्ड the one thing that could sometimes break the illusion and said they are moving, यही वो that was the note, note मतलब आवाज़ कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं, यही वो आवाज़ थी that jarred मतलब होता है रोक देना, जिसने रोक दिया था, the one thing that would sometimes break the illusion, यही वो चीज़ थी जिसने कभी कभार उस गुमान को तोड़ दिया था। एंड सेट द ईयर्स मूविंग, और से वक्त आगे बढ़ना शुरू हो गया था। अभी हमने देखा ना कि राइटर ने कहा कि वक्त थम सा गया था इस झील के अंदर जाने के बाद, लगा था वक्त रुक गया है, लेकिन जब ये खटपट की आवाज़ मोटर बोट की आ रही थी ऐसा लग रहा था, अब लग रहा था कि वक्त आगे बढ़ रहा है, मतलब चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आगे मूव करना शुरू कर रही हैं। अब वक्त आगे बढ़ने का मतलब एहसास हो रहा था कि नहीं यार तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली मतलब वही नहीं, चीज़ें वैसी नहीं हैं। इन दोज अदर समर टाइम्स ऑल मोटर वर इन बोट्स, हमारे दौर में, हमारे अब्बू के दौर में, उस गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के वक्त में तमाम मोटर्स इन बोट थे। इन बोट से मुराद के कश्तियों के अंदर जो है ना वो मोटर्स लगा करते थे। अब जैसे अब न्यू जो मोटर्स आते हैं उसमें ऊपर लगा होता है कश्तियों के, तो काफ़ी ज़ोर की आवाज़ कर रहा होता है। पहले जो है ना वो नीचे लगाया करते थे। आपने देखा होगा कि जो मोटर्स है ना, पहले जो कश्ती आती थी ना नीचे उसमें रखा होता पानी के नीचे, और पानी के अंदर ही वो घूमता रहता था, तो उससे आवाज़ नहीं आती थी। और अब जो मोटर्स आते हैं ना बोट में, नाव में, उसमें ऊपर लगा देते हैं, वो बहुत ज़ोर की आवाज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले इन बोर्ड मोटर्स हुआ करते थे, अब आउट बोर्ड मोटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे मतलब अब्बू के दौर में कह रहे हैं कि जब हमारे पुराने दौर में मोटर्स इन बोर्ड हुआ करते थे, एंड व्हेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस, और जब वो थोड़े फासले पर होते थे,
द नॉइस दे मेड वॉज अ सेडेटिव एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप। तो जो शोर वो मचाते थे ना, वो शोर जो पैदा करते थे वो सेडेटिव, सेडेटिव मतलब सुकून वाली होती थी वो। एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, इंग्रेडिएंट मतलब जूस कह सकते हैं, जूस कह सकते हैं या फिर पार्ट कह सकते हैं। समर स्लीप मतलब सुकून की नींद, गर्मियों में जिस तरह सुकून से नींद आती है उस तरह की आवाज़ थी वो, सुकून देने वाले कि नींद आ जाए, ऐसी आवाज़ आती थी जब वो इन बोर्ड मोटर हुआ करते थे। दे वर 1 सिलेंडर एंड 2 सिलेंडर इंजन, वो 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर वाले इंजन हुआ करते थे, मतलब 1 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं। आजकल तो 4 स्ट्रोक इंजन बाइक में भी आ गए, पहले बाइक में 2 स्ट्रोक इंजन आया करते थे, यामाहा वगैरह में जैसे है ना 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था उसमें, फिर वो उसमें ऑयल डाला करते थे, पहले पेट्रोल डालने के लिए पहले एक ऑयल डालते थे फिर पेट्रोल डालते थे। देखा होगा अक्सर आज भी कुछ लोग पुराने यामाहा बाइक जो होती थी कावासाकी GTO उन सब में ऐसा करते थे। 2 सिलेंडर इंजन अब तो कोई नहीं चलाता, धुआं बहुत छोड़ती 2 सिलेंडर इंजन। अब ज़्यादातर तो जो भी बाइक आती तो 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक आती है, अब जो भी बाइक आती देखा होगा। तो वहाँ 1 सिलेंडर, अब तो V6 इंजन भी होते हैं, 6 सिलेंडर वाले भी होते हैं V6, अब V6 आते हैं अब तो। अब जो मोटर बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक जैसे होते हैं हमारे पास, ठीक है, सुजुकी हायाबुसा वगैरह हो गया, अब ये जो होते हैं ये तो 6 सिलेंडर पे होते हैं, 6 सिलेंडर होता है उसके अंदर लगा हुआ। नॉर्मली आप मतलब वो तो और ज़्यादा मतलब उसमें अच्छा जितना सिलेंडर लगता है तो उससे फिर क्या होता है, शोर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बहुत तेज़ शोर होता है इन बाइक्स का। फिर तो जैसे कार का जैसे शोर आ रहा था उस तरह का अगर वो फुल थ्रोटल देता है तो फुल, आपने देखा वो टीवी में वीडियोस में या रियल में भी देखो कितना तो तेज़ शोर करता है वो, ऐसा लगता है गाड़ी है कोई, मतलब उसके शोर से पता लग जाता है कि बहुत हैवी इंजन लगा है उसके अंदर। V6 इंजन जैसे कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन जो नॉर्मली आजकल सुपर बाइक्स वगैरह में आते हैं, वो रेसिंग के लिए होते हैं, नॉर्मली तो नहीं चलाते लोग, वो 300 350 स्पीड क्रॉस करती है जाके डायरेक्ट। तो कह रहे हैं कि उस वक्त ज़माने में जो इंजन थे वो 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर वाले थे। अब सिलेंडर आपको पता है कि सिलेंडर तो लाइक वो इंजन में लगा होता है ना, सिलेंडर इंजन के अंदर होता है। सिलेंडर वो जगह होती है जहाँ पर जो है ना वो फ्यूल जल रहा होता है, उसको सिलेंडर कहते हैं। जहाँ पर फ्यूल जाता है ना, फ्यूल जहाँ पर जल रहा होता है, हेड के अंदर जो एरिया होता है उसको सिलेंडर कहा जाता है, हेड सिलेंडर बोलते हैं ना उसको। तो सिलेंडर जहाँ पर फ्यूल जलता है वो एक छोटा सा एक जगह होती है उससे ना, लोहे की बनी हुई पूरी स्टील की होती है, तो वहाँ फ्यूल तो अच्छा उसका अच्छा वो जितना बड़ी जगह होगी ना तो ज़्यादा जो है ना इंजन की पावर होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अब उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में नापते हैं, सिलेंडर के जो एरिया है ना, वॉल्यूम जो सिलेंडर का कितना गैस उसके अंदर भरा सकता है, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है, सीसी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइक सीसी मतलब होता है C फॉर क्यूबिक, C फॉर सेंटीमीटर। जैसे 70 सीसी, CD70 होती है 70 सीसी, तो 70 सीसी का मतलब क्या होता है 70 सीसी, 70 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि जो सिलेंडर है ना वो 70 सीसी का लगा हुआ है। अब 1 to 5 है तो 1 to 5 सीसी, मतलब 125 क्यूबिक सेंटीमीटर का उसके अंदर सिलेंडर है। अब मेहरान है जैसे 600 सीसी 800 सीसी, तो 800 सीसी का उसका सिलेंडर लगा हुआ है। अब कोरोला है 1200 सीसी मिसाल के तौर पे, या 1800 सीसी कोई गाड़ी है, तो वो जितना सिलेंडर बढ़ना शुरू हो जाता है इंजन हैवी होना शुरू हो जाता है। तो सीसी जो आप लोग पढ़ते हैं ना भाई, 800 सीसी 1200 सीसी 2000 सीसी, तो ये सीसी असल में क्या चीज़ है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। 50 बाइक जो आती थी 50 सीसी होती थी, उसका बहुत छोटा सा उसका ऐड होता था, वो सिलेंडर होता था वो, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर है। मैक्सिमम कितना कार में? मैक्सिमम तो बहुत आगे 8-8 हज़ार सीसी तक गए हुए भाई। मतलब देखा जाता तो बहुत न्यू जो स्पोर्ट्स कार आते हैं, एस्टन मार्टिन हो गया, फिर जैगवार हो गया, ठीक है, तो फेरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गई, तो बहुत आगे 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार तक जाते हैं, मतलब आगे से आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड में तो 400-400 500 क्रॉस कर देते हैं। तो 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर इंजन की बात कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर वाला इंजन था। किसी को बाइक वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसको पता है सिलेंडर किसे कहते हैं। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, लेकिन वो सब के सब एक स्लीपी साउंड, एक नींद वाली आवाज़ पैदा करते थे लेक के आसपास, मतलब नींद आती थी, बड़ी हल्की साउंड होती थी उनकी। द वन लंगर्स थ्रॉप्ड एंड फ्लटर्ड एंड द ट्विन सिलेंडर्स वन पुर्ड एंड पुर्ड। यस मिस। Okay, the one lungers throbbed and fluttered and the twin cylinders one purred and that was a quiet sound too. कि one lungers throbbed, ठीक है, one lungers से मुराद यहाँ पर वही क्या आ जा रहा है, 1 सिलेंडर, 1 सिलेंडर वाला इंजन, थ्रॉप्ड वो धड़कता था, एंड फ्लटर्ड और वो थिरकता था, मतलब उसकी आवाज़ क्या है थ्रॉबिंग की, मतलब जो फर्स्ट सिलेंडर जो 1 सिलेंडर वाला इंजन था उसकी गट 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 करके आवाज़ उसकी आती थी, ठीक है, तो वो इसकी आवाज़ कह रहा धड़कने, दिल धड़कने की जैसे आवाज़ होती है वैसी आती थी। एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पोर्ड एंड पोर्ड, और जो 2 सिलेंडर वाला इंजन था वो पोर्ड एंड पोर्ड। पोर्ड एंड पोर्ड का मतलब होता है कि वो पुर क्या करता था, वो पुर्ड एंड पोर्ड, तो वो पुर इस तरह से चला करता था। तो ये चीज़ है, वो तो भाई आवाज़ साउंड क्रिएट कर रहा है, सब पुर्ड एंड पुर्ड
एंड दैट वॉज अ क्वाइट साउंड टू, और वो भी एक बड़ी खामोश क्वाइट आवाज़ थी. बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, लेकिन अब जितने भी कैंपर्स हैं उनके पास जो कश्तियाँ हैं उसमें आउटबोर्ड है. इन द डे टाइम इन द हॉट मॉर्निंग दिस मोटर्स मेड अ पेटुलेंट इरिटेबल साउंड. दिन के वक्त गर्म सुबह में ये मोटर्स एक पेटुलेंट बदमिजाज, इरिटेबल परेशान करने वाली, पेटुलेंट कहते हैं बदमिजाज, मिजाज ख़राब कर देने वाली, परेशान कर देने वाली शोर मचाते हैं. एट नाइट इन द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टर ग्लो लिट द वाटर दे वाइंड अबाउट वंस ईयर लाइक मस्कीटोज. रात के वक्त जब शाम हो जाती है, एंड व्हेन द आफ्टर ग्लो लिट द वाटर, जब चांद की रोशनी से या जब चांद की रोशनी से जब पानी चमक रहा होता है उस वक्त दे वाइंड अबाउट, की वाइनिंग करते हैं, इनकी धीमी आवाज़ आती है. अबाउट वंस एयर लाइक मस्कीटो, जैसे मच्छर कान में भिन भिन करते हैं ना, तो वाइनिंग इनकी भिन भिन करने की आवाज़ें कान में आ रही होती हैं, मतलब सुकून गारत कर देते हैं. बस ये चीज़ जो है ना वो रॉन्ग मुझे लगा इसमें जाने के बाद. वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप, हमने बड़ा एक अच्छा हफ्ता गुजारा यहाँ पर. द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर डे, सन सूरज चमकता रहा हर दिन. वी वुड बी टायर्ड, मतलब कोई भी बारिश नहीं हुई एक बार भी. वी वुड बी टायर्ड एट नाइट एंड लाई डाउन इन द एक्यूमुलेटेड heat of the little bedrooms after the long hot day, and breeze would stir almost imperceptibly outside and the smell of the swamp drift in through the rusty screen. हम थक जाते थे रात के वक्त हम थक जाते थे और एंड लाई डाउन, और लेट जाते थे इन द एक्यूमुलेटेड हीट ऑफ द लिटिल बेडरूम्स. एक्यूमुलेटेड मतलब जमा हुई भी, छोटे छोटे बेडरूम में जो हीट जमा हो गई थी दिन भर में, उसमें हम लोग लेट जाते थे. आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे, एक लंबे गर्म दिन के बाद. एंड द ब्रीज वुड स्टिल ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली आउटसाइड, और जो ब्रीज थी और हवा भी जो थी वो रुक जाती थी बिल्कुल बाहर. एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम्प, और दलदल की जो महक थी, ड्रिफ्ट इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स, ड्रिफ्ट इन वो दाखिल होती थी खिड़कियों से अंदर. रस्टी स्क्रीन मतलब जंग लगी हुई खिड़कियों से वो अंदर दाखिल होती थी हमारे कमरों में. स्लीप वुड कम ईजली, नींद आराम से आ जाती थी. एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त, द रेड स्क्विरल वुड बी ऑन द रूफ, तो लाल गिलहरी एक जानवर है, लाल गिलहरी वो छत के ऊपर होती थी. टैपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन, और वो टैपिंग, वो अपने गिलहरी होती है ना, उसको जो अपना दुम है ना वो मारती है उसमें ना वो एक आवाज़ आती है, एक साउंड आती है टैपिंग की आवाज़, ना थपकी देने की आवाज़. तो वो टैपिंग करती थी अपने रूटीन की तरह. सुबह सवेरे गिलहरियाँ अपना दुम मारती हैं, ठीक है, रूफ पर, छतों पर, किसी भी जगह पर. आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग्स, मैं याद रखता था हर कुछ जब मैं सुबह के वक्त जो है वो बेड पर अपने लेटा होता था, तो मैं ये सारी यादें, सारी मेमोरीज़ में याद रखता था. तो एक बहुत छोटी सी एक बात थी जो यहाँ पर उन्होंने वंस मोर टू द लेक में बताया. MCQs कर लेते हैं. पेज 21 पे आते हैं. Exercise 2. The writer in the essay once more to the lake is accompanied by his dash. Son हो जाएगा B option. Second, in the beginning of once more to the lake, the writer characterizes himself as. Writer अपने आप को क्या समझ रहा है इसके अंदर, कैसा आदमी है ये? नहीं, लेक वाटर में, लेक जिसको झीलें पसंद है, मतलब लेक वाटर में जिसको झील पसंद है. Third है, the writer has referred the word placidly in the context of. राइटर ने यहाँ पर वर्ड प्लेसिडिटी का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए भाई? कामनेस. बी ऑप्शन हो जाए. कामनेस, प्लेसिडिटी का मतलब होता है कामनेस, खामोशी. फोर्थ, द डैश वर टैपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कैंप ऑफ राइटर. सी स्करल, डेड स्करल है ना, सी ऑप्शन कर लो. पांचवा है, द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द ऐसे डैश. ऐसे के एंड में उन्होंने क्या फील किया? सी हैप्पी, खुशी महसूस की, और हैप्पी एंडिंग थी. छठा, डैश कॉट 2 फिश बिफोर लंच. सी बोथ सन एंड फादर, दोनों ने पकड़ा था. सेवंथ है, द राइटर विजिटेड द लेक विद हिज सन इन डैश सीजन. ए समर सीजन. आठवां, द राइटर सन हैज सीन डैश while traveling by train. B lily pads. Ninth, the writer used to visit lake dash. B in Maine. 10th, for dash the writer used to go to the lake. A fishing के लिए जाते थे वो.